Hello dear students, how are you? I hope all of you are very well. Today we are going to discuss about the second part of the third chapter of Geography class 8th. और आज हम शुरू करेंगे uses of minerals. Today we are going to start from uses of minerals. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि किस महाद्वीप में क्या पाया जाता है, तो आज हम शुरू करेंगे uses of minerals. और अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो यूजेज ऑफ मिनरल्स क्या होते हैं? सबसे पहले खनिजों का उपयोग, यानी कि हम मिनरल्स का उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए, हम बहुत ज़्यादा खनिजों का उपयोग कर रहे हैं और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये इसके बारे में पढ़ते हैं। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज, यानी कि जो खनिज है वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज उद्योगों में यूज़ होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड, यानी कि जो मिनरल्स, जेम्स मीन्स हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि आभूषणों के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, जैसे डायमंड बहुत ही हार्ड मटेरियल है। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल फॉर ज्वेलरी, यानी कि इन्हें आभूषण बनाने के लिए जोड़ा जाता है। कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स, यानी कि कॉपर का मीनिंग होता है तांबा, और ये कैसी मेटल है जिसको कॉइन्स यानी कि सिक्के बनाने से लेकर पाइप बनाने तक में प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन इज यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज, यानी कि जो सिलिकॉन धातु है उसको कंप्यूटर उद्योगों में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और ये कहाँ से निकाली जाती है? क्वार्ट्ज से निकाली जाती हैं। देखिए, सिलिकॉन से हमारी जो मोबाइल सिम होती है, मोबाइल चिप होती है, और कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा पार्ट सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट इज यूज्ड ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, यानी कि जो एल्युमिनियम धातु है वो कहाँ से निकाली जाती है, किस चीज़ से निकाली जाती है? उसे बॉक्साइट से हम निकालते हैं, बॉक्साइट ओर से, और उसका प्रयोग कहाँ पर? ऑटोमोबाइल से लेकर, यानी कि मोटरसाइकिल से लेकर हवाई जहाज, एरोप्लेन तक इसमें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और बोटल इंडस्ट्रीज में भी एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग्स में भी, यानी कि बिल्डिंग्स में हम आजकल खिड़की दरवाजे भी एल्युमिनियम के बनाने लगे हैं। इवन इन किचन कुकवेयर, यानी कि हम रसोई में बर्तन भी इसी एल्युमिनियम के बने हुए देख सकते हैं। तो ये हमारे क्या थे? यूजेज ऑफ मिनरल, हम कैसे यूज़ करते हैं। फिर हमारा आता है कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि शक्ति संसाधनों का हम कंजर्वेशन, संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उनका बचाव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको आज यूज कर रहे हैं और कुछ समय बाद हो सकता है कि ये ख़त्म हो जाए, तो हम इनको कैसे बचा सकते हैं। मिनरल आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि जो खनिज हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो आपने रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं और अगर फर्स्ट चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर फर्स्ट चैप्टर के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो आगे शुरू करते हैं। इट टेक्स 1000 ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि ये बनने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं। मिनरल्स बनने में क्या होता है? हज़ारों साल लग जाते हैं। तो देखिए कि ये नॉन रिन्यूएबल इसीलिए होते हैं कि इनको रिन्यू बहुत जल्दी नहीं किया जा सकता, ये प्राकृतिक तरीके से ही रिन्यू होते हैं, हम इनको सिर्फ रीयूज कर सकते हैं, रिन्यू नहीं कर सकते। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट ऑफ एट विच यूज ह्यूमन कंज्यूम्स द मिनरल्स, यानी कि इनकी बनने की जो प्रक्रिया है वो इनके यूज से काफ़ी कम है, यानी कि हम इनको यूज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन ये बन बहुत थोड़ी मात्रा में रहे हैं। तो देखिए, अगर बनेंगे ही नहीं और हम यूज बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, यानी कि जो खनन प्रक्रिया है उसमें ये वेस्ट भी हो जाते हैं, निकालते समय बर्बादी भी हो जाती है इनकी। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स आर अनदर वे इन विच द मिनरल्स रिसोर्स कैन बी कंजर्वेड, यानी कि जो रिसाइकलिंग, यानी कि रिसाइकलिंग को
हिंदी में क्या बोलते हैं कि पुनर्चक्रण। तो पुनर्चक्रण बोलते हैं हिंदी में। देखिए हिंदी में थोड़े अटपटे वर्ड होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ साथ ही साथ, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। तो रिसाइकलिंग से हम इनको बचा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके पास लोहे की कोई वस्तु थी, आपने क्या किया, वो ख़राब हो गई, कुछ समय बाद ये आपके लिए यूजलेस हो गई, तो आप उसके फेंके नहीं, आप क्या करें, उसको कबाड़ी को दे दें, बेच दें, जिससे आपको भी पैसा मिलेगा। और कबाड़ी उसको क्या करेगा, वापस इंडस्ट्रीज में बेच देगा, और इंडस्ट्री वाले उसको पिघलाकर नई चीज़ बना देंगे। तो इस प्रकार से हम रिसाइकल कर सकते हैं और हमें नया लोहा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पावर रिसोर्सेज। देखिए जैसे चैप्टर का नाम था मिनरल्स, मिनरल्स के बारे में अब हमने पढ़ लिया। फिर हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज, यानी कि शक्ति संसाधन क्या होते हैं। आइए शुरू करते हैं। सनी मदर्स बीइंग हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर, यानी कि जो सनी है, कोई लड़का, उसकी माँ क्या करती है, अपने दिन की शुरुआत गीजर को ऑन करने से करती है। गीजर किस काम आता है? गर्म पानी करने के लिए काम आता है। सी आयरन्स सनीज स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वेकिंग अप हिम, यानी कि सनी के उठने से पहले उसकी माँ क्या करती है, उसकी स्कूल ड्रेस को क्या कर देती है, उसकी स्कूल ड्रेस को प्रेस कर देती है। शी देन रशेज टू द किचन टू प्रिपेयर ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर, यानी कि फिर उसकी माँ क्या करती है, सन्नी को उठाती है और क्या करती है, उसके लिए एक ऑरेंज जूस का ग्लास बनाती है, यानी कि ऑरेंज जूस, जो संतरे का जूस तैयार करती है। सनी यू हैव फिनिश्ड टेकिंग बाथ, फिर उसको कहती है कि सनी तुमने अपना नहाना ख़त्म कर लिया हो, तो कम एंड हैव यू ब्रेकफास्ट, यानी कि आओ और खाना खा लो, अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लो। कॉल्स आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी, उसकी मम्मी उसको आवाज़ देती है जब उसका ब्रेकफास्ट गैस पर बना रही थी। फिर क्या करती है, वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस, यानी कि स्कूल जाते समय सनी बिजली के पंखे और लाइटें बंद करना भूल जाता है। When mother switches them off, she thinks that life is in the cities may be more comfortable, but its dependency on more and more gadgets, यानी कि उसकी माँ क्या सोचती है कि शहरों में जो जीवन है काफ़ी आरामदायक है, लेकिन ये किस चीज़ पर डिपेंड है, यानी कि गैजेट पर डिपेंड है, और हम क्या करते हैं, कंज्यूम एनर्जी, मोर एंड मोर कंज्यूम एनर्जी, यानी कि बहुत ज़्यादा बिजली। एनर्जी का मतलब वैसे तो होता है कि शक्ति, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बिजली या इलेक्ट्रिसिटी को हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और उसकी डिमांड और सप्लाई के बीच क्या है, एक वाइड गैप है, यानी कि उसकी डिमांड ज़्यादा लेकिन सप्लाई कम है। वाइल द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द लाइफ स्टाइल आर चेंजिंग वेरी फास्ट, यानी कि जब से साइंस ने प्रगति की है तो लाइफ स्टाइल बदल रहे हैं। देखिए पहले क्या होते थे, घरों में बिजली के पंखे भी नहीं होते थे, लेकिन आज पंखे भी हैं, कूलर भी हैं और एसी तक भी आ गए हैं। तो हमारा लाइफस्टाइल क्या हो गया है, चेंज हो गया है। पावर और एनर्जी प्लेज विद ए विटल रोल इन आवर लाइव्स, यानी कि जो शक्ति और ऊर्जा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस, यानी कि हमें क्या चाहिए कि हमें कृषि, परिवहन और प्रतिरक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। डिफेंस मीन्स होता है, देखिए हिंदी में डिफेंस को क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिंदी मीनिंग थोड़े अजीब होते हैं, तो आप लेकिन अगर याद करना चाहें तो कर भी सकते हैं। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, यानी कि जो शक्ति संसाधन उनको हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, परंपरागत स्रोत, और नॉन कन्वेंशनल को गैर परंपरागत स्रोत इनको हिंदी में बोला जाता है। तो आप इनको हिंदी मीनिंग में भी याद कर सकते हो, अगर नहीं चाहें तो इंग्लिश टू इंग्लिश इनका मीनिंग याद रखें कि कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं, यानी कि इंग्लिश टू इंग्लिश है, कन्वेंशनल सोर्सेज की डेफिनेशन याद करें, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर में भी आसानी होगी और आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं, यानी कि जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जो हमें डेली मिल जाते हैं,
देखिए कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं वो लंबे समय तक सामान्य उपयोग में लाए जा सकते हैं। यानी कि इसको आप समझिए कि मान लीजिए सूर्य की ऊर्जा वो कभी ख़त्म नहीं होती, तो हम कई बार सोलर प्लेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं। हमारे घरों पर भी कई जगह पर सोलर प्लेट रखी हुई हैं। तो वो कैसा सोर्स है, वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कौन सा, सोलर एनर्जी इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन कन्वेंशनल में कौन से आते हैं, जो हमने यूज कर लिए और वो ख़त्म हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपने पेट्रोल लिया, 1 लीटर पेट्रोल डलवाया बाइक में और आपने बाइक चला ली, वो क्या हुआ, कुछ समय बाद पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो वो कैसा हुआ, वो कन्वेंशनल सोर्स हुआ कि हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी आपने जला दी, तो आप उसको दोबारा लकड़ी को, कोयलों को क्या करेंगे, कोयला तो जो राख हुई उसको फेंकना पड़ेगा, आप दोबारा तो उसको जला नहीं सकते। तो वो कैसे होते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले कौन सा, फायरवुड, यानी कि जो लकड़ी होती है, ईंधन की लकड़ी। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड ईटिंग, यानी कि इसको खाना बनाने के लिए, और देखिए सर्दियों में हम क्या करते हैं, आग जला लेते हैं लकड़ी से, जिससे कि सर्दी दूर हो जाए। बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड, यानी गाँवों में 50% से ज़्यादा फायरवुड यानी कि लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। किसकी अपेक्षा, जो हमारी गैस होती है उसकी अपेक्षा, एलपीजी की अपेक्षा। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर ब्यूरिड अंडर द अर्थ फॉर ए मिलियन ऑफ ईयर्स गोट कन्वर्टेड बाय हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जो पशु और पौधे मिलियंस यानी कि लाखों सालों से क्या करते हैं, धरती के अंदर क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। और जो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हीट एंड प्रेशर, यानी कि दाब और गर्मी से वो किस चीज़ में चेंज होते हैं, फोसियल फ्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधनों में। फोसियल फ्यूल्स कौन से होते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फोसियल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, यानी कि एक सबसे प्रमुख सोर्स है कन्वेंशनल एनर्जी के। देखिए यहाँ पर आपको इनके क्या दिए गए हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दी हुई हैं कि ऑयल की एडवांटेज क्या है। देखिए जितने भी नेचुरल ये हैं, मतलब सॉरी फोसिल फ्यूल्स हैं, इनकी सबसे बड़ी एक डिसएडवांटेज है कोल और पेट्रोलियम की, कि इनसे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, कि पोल्यूटिंग होते हैं और इनसे एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि खर्चीले होते हैं। इनकी ये क्या है, डिसएडवांटेज है कि ये पोल्यूशन फैलाते हैं और खर्चीले होते हैं। और एडवांटेज क्या है कि ये हमें इजी मिल जाते हैं, यानी कि बने बनाए मिलते हैं पृथ्वी के अंदर, हमें इन्हें बनाना नहीं पड़ता, सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना होता है। और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, यानी कि एनर्जी बहुत अच्छे से देते हैं, पावर बहुत अच्छे से देते हैं। ये इनकी क्या है, एडवांटेज हैं। द रिजर्व ऑफ दिस मिनरल आर लिमिटेड, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके रिजर्वेशन सीमित है, यानी कि वो ख़त्म भी हो सकते हैं अगर हमने उनका ज़्यादा यूज़ किया तो। द रेट एट विच ग्रोइंग द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन, यानी कि उनके बनने की प्रक्रिया से हम उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करें। यानी कि मान लीजिए हर साल बन रहे हैं सिर्फ 1 लीटर तेल, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और हम यूज़ कर रहे हैं हर साल 10 लीटर तेल, तो क्या होगा, कुछ समय बाद वो 1-1 लीटर भी जो साथ ही साथ बन रहा हम उसको भी यूज़ कर लेंगे और वो ख़त्म हो जाएगा पेट्रोलियम धरती से। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून, यानी कि इनको हम बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्या है, कोल, यानी कि कोयला को हम कैसे प्रयोग करते हैं और वो कैसे बनता है। दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फोसिल फ्यूल, यानी कि ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला फोसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है। फोसिल फ्यूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। इट इज यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन, स्टील एंड स्टीम इंजन्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, डोमेस्टिक फ्यूल घरों में किया जाता है, इंडस्ट्रीज में।
आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और बिजली बनाने के लिए भी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी कोयले से प्राप्त की जाती है उसको क्या कहते हैं, थर्मल पावर हम कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, थर्मल पावर, यानी कि हिंदी मीनिंग होता है थर्मल पावर का तापीय ऊर्जा। क्या होता है, तापीय ऊर्जा, यानी कि बहुत सारे हमारे थर्मल पावर प्लांट लगे हुए हैं इंडिया में भी। द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे वाज फॉर्म्ड मिलियन ऑफ ईयर एगो व्हेन जाइंट फर्न्स एंड स्वम्प्स गोट ब्यूरिड अंडर द लेयर ऑफ अर्थ, यानी कि लाखों वर्षों पहले जब बहुत ज़्यादा मात्रा में वनस्पति और जीव दब गए थे, उनसे क्या हुआ था, कोयले का निर्माण हुआ था और पेट्रोल का भी निर्माण उसी तरह हुआ था, पेट्रोलियम का निर्माण हुआ था। कोल इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज ब्यूरिड सनशाइन, यानी कि इसलिए कोयलों को क्या कहा जाता है कि अंतर्हित धूप कहा जाता है। ब्यूरिड सनशाइन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, अंतर्हित धूप, यानी कि जो दबी हुई एनर्जी है, एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड द फ्रांस, यानी कि ये देश दिए गए हैं कि जिनमें कोयला पाया जाता है। और ये भारत में जो एरिया है, द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया, रानीगंज यानी कि जरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड, यानी कि ये कहाँ पर, ये कोयले के क्षेत्र दिए गए जो भारत में हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं कहाँ पर कोयला पाया जाता है। उसके बाद हमारा पेट्रोलियम, देखिए पेट्रोलियम क्या होता है जिससे एक पेट्रोलियम एक पदार्थ होता है जिससे हमें क्या मिलती है, पेट्रोल, डीजल, सभी पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं। द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज ऑयल दैट कीप योर साइकिल फ्रॉम स्विकिंग बोथ बिगेन एज ए थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम, यानी कि जो आपकी कार में पेट्रोल डलता है या डीजल डलता है या फिर आपकी साइकिल में जो तेल डाला जाता है, वो सभी एक गाढ़े द्रव से निकाले जाते हैं जिसका कलर कैसा होता है, ब्लैक, देखिए थिक ब्लैक लिक्विड, यानी कि गाढ़ा काला द्रव, उसे हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। तो ये एक प्रकार से पेट्रोलियम की डेफिनेशन आपको दी गई है यहाँ पर। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स एंड इट इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स, यानी कि ये कहाँ पर पाया जाता है, चट्टानों के बीच पाया जाता है और इसको ड्रिल करके ऑयल फील्ड यानी कि ऑयल क्षेत्रों से निकाला जाता है। देन इट्स दिस इज सेंट टू द रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि फिर इसको क्या करा जाता है, रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है। फिर उससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, लाइक यानी कि एग्जांपल दिए गए डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स क्या होता है यानी कि मोम, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स होते हैं। मान लीजिए कि आपका जो मोबिल ऑयल होता है वो भी इसी से निकलता है। फिर क्या दिया गया, पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेट्स आर आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, यानी कि पेट्रोलियम और इसके बने पदार्थों को हम क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं। एज दे आर वेरी वैल्यूएबल, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए कीमती होते हैं। तो आप ब्लैक गोल्ड को ध्यान रखें कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, पेट्रोलियम और इससे निकलने वाले वेरिड सब्सटेंसेस को कहा जाता है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, यानी कि इन देशों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है या निकाला जाता है। वेनेजुएला, अल्जीरिया, इन देशों में देखिए देशों के नाम दिए गए हुए हैं और आप पढ़ लें कि इंडिया में भी कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे डिगबोई इन असम, बॉम्बे आई इन मुंबई, तो यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट है वो है नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैस कहाँ पर पाई जाती है और इसके हम कैसे प्रयोग करते हैं। नेचुरल गैस फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट, इट इज़ रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रोट टू द सरफेस, यानी कि नेचुरल गैस कहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है वहीं पर नेचुरल गैस पाई जाती है और वहीं से इसको हम निकाल लेते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, यानी कि इसको हम घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि रूस, नॉर्वे, ये जो देश दिए गए हैं, नीदरलैंड्स, ये नेचुरल गैस का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं।
देखिए भारत में कहाँ पर पाई जाती है? इन इंडिया, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड द सम एरिया ऑफ मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज, यानी कि इन एरियाज में क्या है? प्राकृतिक गैस पाई जाती हैं। वेरी फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ देयर ओन, यानी कि बहुत कम देशों के पास ही प्राकृतिक गैस पाई जाती है उनके उपयोग के लिए, बाकी क्या करते हैं? अलग दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, इसका मंगाते हैं इसको। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज़ लेड टू देयर डिप्लीशन एट अलार्मिंग रेट, यानी कि जो हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और कुछ समय बाद ये समाप्त हो सकते हैं, इसलिए हमें अलार्मिंग रेट यानी कि सावधानी से इनको यूज़ करना चाहिए। द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल आर आल्सो ए केज ऑफ कंसर्न, यानी कि इनसे क्या निकलते हैं? जहरीले प्रदूषण होता है, धुआं निकलता है। पेट्रोल डीजल को हम जलाते हैं तो बाइक्स में, तो ये क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को पोल्यूशन देते हैं, प्रदूषित करते हैं। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप विच विल इवेंचुअली रन ड्राई, यानी कि इसको हम क्या करते हैं कि जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित उपयोग या अनियंत्रित जो हमारा क्या करते हैं हम, अगर किसी टूटी को खुला छोड़ दें तो क्या होगा? कुछ समय बाद वो क्या कर देगी? पानी खत्म कर देगी। उसी तरह हमारे फॉसिल फ्यूल्स भी क्या होंगे कि कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे। अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप मीन्स होता है किसी टोटी को अगर हम खुला छोड़ दें तो टंकी को वो खत्म कर देगी, उसी तरह हमारे ये भी खत्म होने वाले हैं। दिस हैज़ लेड टू टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड क्लीनर अल्टरनेटिव ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि इसके स्थान पर हमें किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनका प्रयोग करके क्या करना चाहिए? हमें इनका प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारा वातावरण भी क्लियर हो सकता है, जिससे कि हमें उसमें भी कोई परेशानी ना आए। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इसका, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का हाइडल पावर, यानी कि इसको क्या कहते हैं? जल एनर्जी हम बोल सकते हैं, यानी कि जल से प्राप्त होने वाली एनर्जी। रेन ऑफ वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट, यानी कि एक बहुत बड़ा बांध बना के वर्षा का पानी या नदियों का पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको फिर बहुत ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। दिस फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम एंड वो टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ द डैम, यानी कि ये क्या करता है कि जो टर्बाइन लगाए होते हैं उसके तलहटी में उन टर्बाइंस को घुमाता है और उससे हमें क्या मिलती है? बिजली मिलती है। द मूविंग ब्लेड देन टर्न टू द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो टर्बाइन से क्या होते हैं? जनरेटर घूमते हैं और क्या बनती है? बिजली बनती है। तो हम देखिए ना कोई पोल्यूशन हुआ ना कुछ, इस प्रकार हाइडल पावर यानी कि जल विद्युत का हमने जल एनर्जी का या जल ऊर्जा का हमने कितने अच्छे से प्रयोग किया। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसको क्या कहा जाता है? इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमने कैसे, यानी कि हाइड्रो का मतलब होता है पानी, पानी से हमने जो बिजली तैयार की वो क्या कहलाती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है या जल विद्युत कह सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है जल विद्युत। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरीगेशन, यानी कि जो पानी बिजली बना के छोड़ा गया है उसको हम किस चीज़ में प्रयोग कर सकते हैं? फिर हम उसको इरीगेशन यानी कि खेती के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए पानी का यूज़ दो तरह से हुआ, बिजली भी बनी और खेती भी हुई। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर, यानी कि जो जितनी भी बिजली पूरी दुनिया में बनाई जाती है वो उसका 1/4 कहाँ से बनता है? हाइडल पावर से बनता है, यानी कि जल विद्युत से बनाई जाती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड, यानी कि जो सबसे ज़्यादा हाइडल पावर का यूज़ करते हो कौन से देश हैं? पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। इन देशों में क्या होते हैं कि यहाँ पर जल विद्युत का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और भारत में कहाँ पर यूज़ किया जाता है? सम हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया, भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड द दामोदर वैली प्रोजेक्ट, यानी कि भारत में भी क्या है कि इसका प्रयोग किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? ये इन डैम्स के, इन प्रोजेक्ट के नाम दिए गए हैं। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं।
जो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।